नमस्कार, मैं दिशांश श्रीवास्तव कॉमिक वर्ड के ऑडियो स्टोरी सेगमेंट हॉरर डायरीज में आपका स्वागत करता हूँ। हॉरर डायरीज में आप सुन रहे हैं कहानी सिंड्रेला। सुनते हैं कहानी का चौथा भाग। मैं चाहती हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। ये आवाज़ सुनते ही क्रिस को जैसे सांप सूंघ गया। वहाँ कोई नहीं था, उसके और मैडम एलेनोर की मूर्ति के अलावा। वो मूर्ति को घूरते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अब तो हद ही हो गई। तो क्या अभी अभी वो आवाज़ इस मूर्ति में से आई थी? वो इसी उलझन में था कि एक लड़की मूर्ति के पीछे से प्रकट हुई। वो अजीब नज़रों से क्रिस को देखने लगी। क्रिस की जान में जान आई, जो सांसें थाम कर उस मूर्ति को देख रहा था। तो वो आवाज़ इस लड़की की थी। थैंक गॉड। ये क्या बात हुई? वो अपनी झेप मिटाता सा बोला। यूं स्टैचू के पीछे छिपकर लोगों को डराना? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। स्टैचू से बातें करते हो और लोगों से डरते हो। वो लड़की कभी क्रिस को तो कभी स्टैचू को देखती हुई अप्रसन्न स्वर में बोली। उसने डेनिम की एक शॉर्ट स्कर्ट, फुल आस्तीन की शर्ट और हाई हील्स बैली पहनी हुई थी। उसके लंबे काले घुंघराले बाल थे, जो उस घड़ी धीरे धीरे हवा में हिल रहे थे। मैं क्रिस हकलाता सा बोला। कहीं भी चैन नहीं इस रिसोर्ट में। वो गुस्से से बड़बड़ाती हुई चली गई। शायद वो वहां कुछ देर एकांत में बैठी थी, जब क्रिस ने आकर वहां उसे डिस्टर्ब कर दिया। क्रिस मुस्कुराते हुए उसे दूर जाते देखता रहा, जब तक वो ओझल नहीं हो गई। फिर यूं ही उसने एक नज़र वहां से अपने सेकंड फ्लोर वाले कमरे पर डाली। उसकी हालत खराब होने लगी। उसके कमरे की खिड़की से वो उसे घूर रही थी। वो दिन भी बीत गया। सुबह 11 बजे थे जब किसी के दरवाजा भड़बड़ाने से क्रिश की आंखें खुली। उसे पिछली रात ठीक से नींद नहीं आई थी। उसे बार बार सपने में मैडम एलेनोर दिखती थी, जो उसका हाथ पकड़कर पानी में खींचती। वो चिल्लाता और नींद खुल जाती। कौन आ गया सुबह सुबह? वो बड़बड़ाता हुआ उठा। उसने दरवाजा खोला। अरे, पुलिस? क्या हुआ? उसने हैरानी से पूछा। हमारे साथ चलिए, आपसे कुछ पूछताछ करनी है, एक दरोगा बोला, जो थोड़ा उम्र दराज था। पर क्यों? क्या हो गया? क्रिस ने जिद भरे स्वर में पूछा। हमने आज सुबह वृंदा झील से इसी रिसोर्ट के एक वेटर जय किशन की लाश बरामद की है। हमें पता चला है वो आखिरी बार आपके साथ देखा गया था। वो पुलिस चौकी में दरोगा के सामने बिल्कुल स्थिर बैठा हुआ था। दरोगा उसे घूर रहा था। अब वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। तो दरोगा ने पूछा, कल सुबह 10:30 बजे एक मेंटेनेंस स्टाफ ने देखा था कि आपने जय किशन की कॉलर पकड़ी थी। हाँ, वो मेरे कमरे में ताक झाँक कर रहा था। फिर मैंने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया था। कल आप वृंदा झील गए थे? दरोगा ने पूछा। सभी जाते हैं। वहां जाने से कानून की कोई धारा भंग हो गई क्या? दरोगा ने घूर कर उसे देखा। मेरा सवाल आपके बारे में था। वो अप्रसन्नता से बोला। देखिए, क्रिस बोल ही रहा था कि एक हवलदार अंदर आया। सर, बाहर एक लड़की आई है, जो खुद को केस का चश्मदीद गवाह बता रही है, हवलदार बोला। अच्छा, अंदर भेजो उसे, दरोगा आश्चर्य से बोला। कुछ देर बाद, अरे, अवनी बेटा तुम? दरोगा बोला। क्रिश इतनी जल्दी से पलटा मानो उसके शरीर में स्प्रिंग फिट हो। वो अवनी ही थी। उसने एक नज़र क्रिश पर डाली, पर इस बार उसकी आंखों में नापसंदगी का भाव नहीं था। तो इस परी का नाम अवनी था? आतिशबाजी फिर शुरू हो गई। क्रिश जैसे भूल ही गया था कि वो पुलिस चौकी में था और उससे पूछताछ हो रही थी।
इन्होंने कुछ नहीं किया, मैं थी वहाँ, मैंने सब देखा था, अवनी बोली। वाह, आवाज़ तो ऐसी मानो सैकड़ों जलतरंग एक साथ बज रहे हों। कृष अपने में ही मस्त था। दरोगा ने अवनी को बैठने का इशारा किया। अवनी ने पुलिस को बताया कि जैक्सन ऑफ जैक्सन खुद ही जाकर डूब गया था, बल्कि कृष ने तो उसे बचाने की कोशिश की थी। अवनी के मुंह से खुद की तारीफ सुन कृष को महसूस हुआ जैसे वो जिस कुर्सी पर बैठा था वो हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गई हो। यस, एक अनार सा छूटा। और फिर कुछ देर बाद ये खुद ही सतह पर आ गए। शायद ये भी ठीक नहीं थे। बुरी तरह खांसते हुए ये अपनी टैक्सी तक गए और वहां से चले गए। अवनी की बात सुनकर कृष्ण ने शहीरों वाली शक्ल बना ली। अब उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये लड़की तो तारीफ पे तारीफ किए जा रही थी, अब तो रॉकेट छूटने लगे थे। कृष का पूरा चेहरा लाल पड़ गया था। बस कर पगली, रुलाएगी क्या? ओके देन। ऐसी कंडीशन में अपनी की पूरी बात सुनने के बाद अब आप पर शक करने की कोई वजह तो नहीं। हम बस अपना काम कर रहे थे, दरोगा बोला। आई अंडरस्टैंड, कृष बोला। पर अजीब है, दरोगा परेशानी से बोला। क्या अजीब है? कृष को कुछ कुछ अंदाजा होने लगा था। अजीब यह है कि जय किशन कल शाम डूबा था, लाश आज बरामद हुई और लाश की हालत बता रही है जैसे वह कब से पानी में डूब रहा हो। कृष को इसी बात की उम्मीद थी। गौरव के साथ भी यही हुआ था। शायद ये उस भूतनी का पैटर्न था। तो अब मैं जाऊं? अवनी ने पूछा। दरोगा ने सहमति में सर हिलाया। वो कृष की तरफ मुड़ा। आप भी जा सकते हैं, दरोगा बोला। आज बादल भरा दिन था, हल्की बूंदाबांदी भी हो जाती थी। वो शहर के बीचों बीच वही विशाल सी झील थी। झील के किनारे एक ढलान वाली सड़क थी जिसके दोनों तरफ हरी हरी सुंदर झाड़ियां लगी थी। उस सड़क पर वो अकेली ही पैदल चली जा रही थी। अवनी, क्रिस भागता हुआ पीछे से आया। अवनी पलटी और उसे देखने लगी। उसके चेहरे पर सपाट भाव था। क्रिश उसके सामने आकर रुक गया। वो हाफ रहा था, पता नहीं भागने से या फिर खैर। अब वो मैं थैंक्स, वो अखलाता हुआ सा बोला। अवनी ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। क्रिश का दिल सिकुड़ गया। क्या बोलूं? यही होता है, एन मौके पर जवान कभी साथ नहीं देती। वो सामने खड़ी थी, उसे देख रही थी और दोनों ही चुप थे। तभी आसमान बोल पड़ा। अचानक बारिश होने लगी। दोनों ने भागते हुए वहीं पास की एक छोटी सी दुकान में शरण ली। उस वक्त वहाँ और कोई नहीं था, बस एक बूढ़ा चाय वाला था और लानत है, देवानंद भी था। कृष्ण ने फिर से माथा पीट लिया। ये आदमी फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। पर देवानंद ने इस बार समझदारी से काम लिया और कोने में खामोशी से बैठा चाय चुसकता रहा। आप अच्छे इंसान हैं, कोई यूं ही खुद की जान खतरे में नहीं डालता किसी और को बचाने के लिए, अवनी बोली। कृष को लगा जैसे अब की बार किसी ने पटाखों की पूरी लड़ी में ही आग लगा दी हो। हाँ, पर काश मैं सच में उसे बचा पाता, वो बोला। अब छोड़िए, जाने दीजिए, जिसकी आई हुई हो उसे तो जाना ही पड़ता है, अवनी बोली। अरे वाह, इतना भी मुश्किल नहीं था बात करना। बाहर लगातार बारिश हो रही थी और तभी बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में। देवानंद ने अपना मोबाइल निकाल लिया था और उस पर यह पुराना फिल्मी गीत बजाकर भारी तल्लीनता से सुन रहा था। वो सामने मेज पर अपनी उंगलियां बजा रहा था और ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे कृष और अवनी उसे दिखाई ना दे रही हो। कृष ने उसकी तरफ कहर भरी नजरों से देखा। अवनी ने भी एक बार उलझन से उसे देखा, पर उसकी कुछ समझ में नहीं आया। वो दोनों बहुत देर तक खामोशी से बारिश देखते रहे। जानती हो, बचपन में मेरी माँ मुझे परियों की कहानी सुनाया करती थी, कृष्ण ने बोलना शुरू किया।
अवनी उसे खोई हुई नज़रों से देख रही थी। जब भी मैं पूछता था कि माँ, मुझे कोई परी कब मिलेगी, तो वो बोलती थी, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब। वो थोड़ा हंसता सा बोला, अब तक तो मैं यही समझता था कि माँ बस मेरा दिल बहलाने के लिए ऐसा बोलती थी। वो अवनी की तरफ गौर से देखता हुआ अर्थपूर्ण स्वर में बोला, पर अवनी अब उसकी बातें नहीं सुन रही थी। अब उसके चेहरे से अचानक ही गहरी उदासी झलक रही थी। कहानियां तो उसकी माँ भी उसे सुनाया करती थी, और वो अपनी कहानियों की सिंड्रेला हुआ करती थी। कितना सुखद सहज लगता था वो सब, उसका बचपन। उसके सामने सड़क पर नजर डाली, ये वही सड़क थी। सालों पहले वो इसी सड़क पर अपनी माँ की उंगली पकड़कर चली जा रही थी। उस दिन उसने पहला प्राइज जीता था सिंड्रेला बनकर। अचानक सालों पुराना झिलमिलाता सा कुछ याद आ गया, जिस पर वक्त के साथ बेरंग सच्चाइयों की धूल जम गई थी। उसने अपनी बाईं तरफ दूर पहाड़ी पर देखा। वहां पेड़ों के झुरमुट के पीछे झक सफेद रजत महल की झलक दिख रही थी। तब वो एलेनोर कॉटेज हुआ करता था। बिना जाने समझे कि वहां कौन रहता था, उसके बालमन ने मान लिया था कि वो प्रिंस चार्मिंग का महल था। वो जल्दी जल्दी पलकें झपकाने लगी और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो तो भूल ही गई थी सब कुछ, उसके सपने, उसकी ख्यालों भरी प्यारी दुनिया, और सब भुलाकर बस जिए जा रही थी अपनी जिंदगी, एक खाली सीप की तरह जिसका मोती कहीं खो सा गया था। बचपन की कहानियों को बचपन तक ही रहने देना चाहिए। परी कथाएं सिर्फ दिल बहलाने के लिए ही होती हैं। अपनी एक सांस में बोल गई और बरसते पानी में ही बाहर निकल गई। कृष मुंह बाए उसे देखता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उससे अब कहाँ गड़बड़ हो गई। अच्छी भली तो बातें हो रही थी, कोई बात नहीं, वो दोबारा बात करने की कोशिश करेगा, उसने हताशा से सोचा। अब ए तरह घूरते रहिएगा तो वो लौट के नहीं आएगी। कहीं चलना है तो बोलिए। देवानंद चाय का खाली गिलास रखता हुआ बोला। कृष्ण ने घूरकर उसे देखा और देवानंद धूर्त भाव से हंसा। हमेशा गलत समय पर ही टपकते हो तुम, कृष्ण बोला। वो कहा है ना कि हमारी अम्मा भी हमरे छुटपन में हमको विक्रम बेताल की कहानी सुनात रही, बोलत रही कि हम ही बेताल है। वो कोनो दिन हमको हमारा विक्रम जरूर से मिलेगा, जाके कपारे सर चढ़ लाना। का बूझे, वो एक आंख दबाता हुआ बोला। अपनी हंसी दबाता हुआ कृष भी अपनी की तरह ही बारिश में पैदल ही निकल गया। अरे रुकिए महाराज, पीछे से देवानंद ने आवाज लगाई। कृष्ण ने ध्यान नहीं दिया। जाइए जाइए, जुकाम होगा तबे ही इसे का बुखार उतरेगा। कृष्ण रजत महल के गेट से अंदर आया। कुछ सोच के वो एक बार फिर रेस्टोरेंट के पीछे वाले बगीचे की तरफ मुड़ गया, जहां एलेनोर ब्राउन की मूर्ति थी। उसने मूर्ति पर नजर डाली। उस मूर्ति के कुछ फीट आगे फेंस थी, जिसके आगे से घाटी की ढलान शुरू हो जाती थी। उस फेंस से थोड़ा पहले एक एंटीक बेंच लगी थी, जिसके बगल में एक लैंप पोस्ट भी था। उस बेंच पर कोई बैठा था। पीछे से देखने पर क्रिश के समझ में आ गया कि ये वही पिछली शाम वाली लड़की है जो इस मूर्ति के पीछे बैठी थी। उसने इशारे से एक वेटर को बुलाया और वहीं बगीचे में ही चाय सर्व करने को बोला। वो अब भी थोड़ा भीगा हुआ था। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। क्रिश वापस उस लड़की की तरफ मुड़ा और उसकी आह निकल गई। उस लड़की के ठीक बगल में, उसी बेंच पर, अब वो भी बैठी हुई थी। उस सूखे से बड़े बड़े फूलों वाले हेडगियर को पहचानने में उससे कोई गलती हो ही नहीं सकती थी, जो बेंच के ऊपर दिखाई दे रहा था। उस लड़की की तरह ही उसका चेहरा घाटी की तरफ था और पीठ क्रिश की तरफ। अभी क्रिश कुछ सोच ही रहा था कि वो पीछे की तरफ मुड़ गई और सीधे क्रिश की आंखों में देखा। क्रिश बुरी तरह घबरा गया। वो उस लड़की को सावधान करना चाहता था, जिसे शायद अपनी बगल में बैठी एलेनोर दिखाई नहीं दे रही थी। वो कुछ करता इससे पहले उस रूह ने अपनी तर्जनी उंगली अपने होठों पर रखी, और हालांकि वो क्रिश से लगभग 20 फुट दूर थी, पर क्रिश को अपने बाएं कान के पास एक स्पष्ट तीखा "श्श" का स्वर सुनाई दिया।
उसने हड़बड़ा के बाईं तरफ गर्दन घुमाई और चौंक पड़ा। अब वो ठीक उसकी बगल में खड़ी उसे घूर रही थी। उसने एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, क्रिश के मुंह से निकला। तो अब तुम कूड़ेदान से भी बातें करने लगे? एक आवाज़ आई और मैडम एलेनोर का भूत गायब हो गया। क्रिश ने देखा वो लड़की पास आ गई है और उसे घूर रही है। क्रिश घबराया सा धीरे धीरे चलता हुआ गया और उसी बेंच पर बैठ गया। आर यू ओके? इस बार लड़की ने थोड़ी चिंता से पूछा। क्रिश ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और उसकी नज़र पड़ी बेंच पर सूखे काले गुलाबों की पंखुड़ियों पर। उसने नज़रें फेर ली। वो लड़की भी उसकी बगल में बैठ गई। तभी वेटर चाय सर्व कर गया। कुछ गड़बड़ है? उसने क्रिश से पूछा। मेरा नाम क्रिश है, मैं वो 9008 में रुका हूँ। उसने अपने कमरे की तरफ इशारा किया। मैं रोशनी, वो लड़की बोली, स्वीट डी में हूँ। तुम्हें इस मूर्ति से खास लगाव है क्या? हमेशा यहीं मिलती हो? क्रिश बोला। ये तो मैं भी पूछ सकती हूँ, वो लड़की थोड़े व्यंग से बोली। तुम भी तो कभी भी चले आते हो यहाँ, और लगाव की बात तो करो ही मत। कम से कम मैं इस स्टैचू से बातें तो नहीं करती, वो मैडम एलेनोर की मूर्ति को देखते हुए बोली। क्रिश की समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उस लड़की को वहाँ आने से रोके। तुम कहीं साइट सीइंग पर नहीं जाती? क्रिश ने पूछा। मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ, मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी, डैड ज़बरदस्ती ले आई। ये जगह और ये महल मैं इतनी बार देख चुकी हूँ कि वो चारों तरफ देखती हुई उदासी से बोली। क्रिश ने देखा उसके हाथों में सफ़ेद कागजों का पुलिंदा और कुछ पेंसिल्स थे। वो वहाँ शांति से बैठी कुछ ड्राइंग बना रही थी। ये लड़की शायद उसकी मदद कर सकती थी। वो यहाँ से भली भांति परिचित लग रही थी। ओह वाओ, रियली ब्यूटीफुल, क्रिश उसका एक स्केच देखता हुआ बोला। रोशनी मुस्कुराई और फिर कुछ सोचते हुए वो स्केच क्रिश की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स, क्रिश बोला। मैं अब चलती हूँ, कल फिर यहीं मिलूँगी, आ जाना। उसने एक नीयत खराब कर देने वाली मुस्कान बिखेरी। तुमसे मिलने? क्रिश एक भौं उठाता हुआ बोला। नहीं, इन मैडम से मिलने, वो मैडम एलेनोर की मूर्ति की तरफ इशारा करती हुई बोली और हंसती हुई वहाँ से चली गई। क्रिश अब अपने कमरे में था और रोशनी के बनाए स्केच को देख रहा था। लड़की टैलेंटेड है, पर वो कुछ रहस्यमयी भी लग रही थी। क्रिश ने अभिषेक को मैसेज किया। तुम किसी रोशनी को जानते हो? 5-7 मिनट बाद अभिषेक का रिप्लाई आया। हाँ, विशाल की छोटी बहन का नाम रोशनी है। तो ये बात है, क्रिश बुदबुदाया। विशाल भी गौरव का ही दोस्त था जो उसके साथ रजत महल आया था। वो भी अब शायद गौरव और सुहानी की तरह मर चुका था। अब कोई शक वाली बात ही नहीं थी कि जैसे गौरव की वजह से वो वहाँ था, वैसे ही अपने भाई की वजह से रोशनी भी वहाँ थी। रणवीर अपने कमरे में लेटा हुआ छत को घूर रहा था और गंभीरता से कुछ सोच रहा था। उसके पिता उस पर शादी का दबाव बना रहे थे, वरना वो उसे संपत्ति से बेदखल कर सकते थे। क्या करूं? शादी कर नहीं सकता और किसी को कुछ बता भी नहीं सकता। अचानक वो उठ के बैठ गया। 1 मिनट, डैड मुझे रजत महल लेने से कैसे रोक सकते हैं? ये तो हमारी पैतृक संपत्ति हुई, इस पर तो मेरा जन्मजात हक है। और फिर चाचू भी तो हैं, डैड की तरह वो भी फिलहाल रजत महल के मालिक ही हैं। हाँ, चाचू से बात करता हूँ, वो डैड को समझाएंगे। उसने अपना मोबाइल निकाला जो लो बैटरी दिखा रहा था, फिर एक लैंडलाइन फ़ोन का रिसीवर उठाया। ये तो भारी दिक्कत वाली बात हो गई। रणवीर के कानों में उसके चाचा का स्वर पड़ा। कोई पहले से ही उस फ़ोन की पैरेलल लाइन पर बात कर रहा था। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं,
रजत महल बेचना ही होगा। रणवीर के हाथ से रिसीवर छूटते छूटते बचा। ये उसके पिता का स्वर था। पर भाई साहब, हम लोन हम पहले ही कर्जे में डूबे हुए हैं। इस लड़के ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अब और लोन नहीं। मैंने सोचा है बड़ा हिस्सा जो रिसोर्ट है उसे बेचने का। हम जिस पोर्शन में रह रहे हैं उसके अलावा बाकी का राजत महल। जैसा आप ठीक समझें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। रणवीर ने अपने चाचा की बात सुनी और उसका दिल डूब गया। रजत महल बिक जाएगा? वाजपेयी बिल्डर्स कई बार मुझसे कांटेक्ट कर चुके हैं। वो मुंह मांगी कीमत देंगे उसकी। रणवीर ने धीरे से बेआवाज रिसीवर वापस रख दिया। वो अब और नहीं सुनना चाहता था। वाजपेयी बिल्डर्स बहुत ही साधन संपन्न और रसूखदार बिजनेस ग्रुप था। उनकी नज़र रजत महल पर पड़ गई थी। मतलब वो आराम से उतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद सकते थे। उसकी वजह से उसके पुरखों की निशानी रजत महल का एक बड़ा हिस्सा बिकने को आ गया था। उसी महल में रहना रणवीर की जुड़वा बहन अपने कमरे में बैठी हुई थी। वो अपने मोबाइल पर गप्पू मारने में व्यस्त थी। तभी एक मेड कमरे में आई। पानी का टेम्परेचर नॉर्मल रखना। बिना उसकी तरफ देखे रैना मोबाइल पर बात करती हुई बोली। जी, मेड धीरे से बोली और अलमारी खोलकर रैना का कीमती रेशमी ड्रेसिंग गाउन निकालकर बेड पर रखा। उसकी स्लीपर्स ठीक की। फिर बाथरूम में जाकर बाथटब वाला नल खोल दिया। जब तक टब भर रहा था उसने कुछ अरोमा कैंडल्स जलाईं, तौलिए वगैरह करीने से रखे। फिर रैना के फेवरेट जूस का कैन वहीं बाथटब के बगल में रखकर वो चली गई। कुछ देर बाद रैना ने उठकर कमरा भीतर से बंद कर लिया। वो अब एक लंबे बाथ स्लीप के मूड में थी। दरवाज़ा बंद करके वो जैसे ही पलटी, चौंक गई। अरे तू अंदर कैसे आई? रैना बोली। वही मेड जो अभी सारे काम कर रही थी, वो अब खिड़की की तरफ मुंह करके बिल्कुल शांत खड़ी थी। तू तो बाहर चली गई थी ना? वो एक बार फिर अनिश्चितता से बोली, पर मेड ने कोई जवाब नहीं दिया। रैना का पारा चढ़ने लगा। अरे सुनाई नहीं देता तुझे? बोलते हुए रैना ने जोर से उस मेड का कंधा पकड़कर उसका मुंह अपनी तरफ किया और एक झटके के साथ एलेनोर ब्राउन का गुस्से से घूरता चेहरा उसकी आंखों के ठीक सामने आ गया। वो चीखती हुई पीछे की तरफ गिर गई। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो रूस सीधा उसे गुस्से से देख रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफ़ेद हो गईं। वो रैना की तरफ बढ़ रही थी और रैना फर्श पर सरकते हुए पीछे हट रही थी। दहशत के मारे जैसे उसकी जबान को लकवा मार गया था। वो चलते हुए रुक गई और अपनी गर्दन दाहिनी तरफ घुमाई। रैना ने भी उधर देखा। वो बाथरूम के बंद दरवाजे को घूर रही थी। तभी अचानक एक झटके से बाथरूम का दरवाज़ा खुला और कमरे में पानी की बाढ़ सी आ गई। रैना हचकचा गई। इतना पानी कहाँ से आया? वो सदमे से देखती ही रह गई और पूरा पानी कमरे में भरने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नदी का बांध टूट गया हो। रैना के पांव फर्श से उखड़ने लगे। वो डूबने लगी। अब वो बुरी तरह हाथ पैर चला रही थी। वो भयानक रूह सामने खड़ी उसे देखती रही, जिस पर पानी का जरा भी असर नहीं हुआ था। रैना, रैना, होश में आओ, कोई चिल्लाया। रैना ने आंखें खोली। पूरे कमरे में पानी फैला हुआ था, पर उतना नहीं। उसका भाई रणवीर उसे थामे हुए था। रैना भीगी हुई थी। वो डर के मारे अपने भाई के गले लग गई। वो उसे शांत करने लगा। कमरे में और भी लोग थे। रैना के पिता ने एक वितृष्णा भरी नज़र बेटी पर डाली और वहां से चले गए। आई वॉज नॉट ड्रंक। इस बार मैंने कुछ नहीं किया, रैना मरी हुई आवाज़ में बोली। कुछ देर बाद वो थोड़ी नॉर्मल हुई। वो अब दूसरे कमरे में थी। जब सब उस कमरे से चले गए, उसकी माँ भी, तो रैना धीरे से बोली,
भाई, आई थिंक हमारा पैलेस हॉन्टेड है। रणवीर चौंक गया। उसका जी खराब होने लगा। वो समझ गया था कि रैना के साथ अभी अभी क्या हुआ होगा। मैंने खुद देखा, वो आगे बोली। टू स्कैरी। वो किसी ब्राइड का घोस्ट है। हाथ में बुके भी था उसके। रणवीर ने आंखें भींच ली। बस, बहुत हो गया। अब कुछ ना कुछ करना ही होगा। तू आराम कर, सो जा। उसका माथा चूमकर और उसे एक ब्लैंकेट ओढ़ाकर रणवीर कमरे से बाहर आ गया। रणवीर अब अपने कमरे में एक बंद दरवाजे के बाहर खड़ा था और अपने विचारों में गुम था। वो उसके ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा था। वहाँ उसके अलावा किसी का भी आना सख्त रूप से मना था। ना ही नौकर चाकर, ना ही परिवार का कोई सदस्य। उसे याद आया, एक बार एक नौकर इस कमरे में घुस गया था। रणवीर के पिता ने उसकी लंबी नौकरी को देखते हुए उसे नौकरी से तो नहीं निकाला, पर रणवीर ने उसे उस पैलेस से हटाकर रिसोर्ट पर एक वेटर की तरह काम पर लगा दिया था। क्या नाम था उसका? हाँ, जय किशन। उसने उस बंद दरवाजे को खोला, जो कि सिर्फ उस ड्रेसिंग रूम का ही दरवाज़ा नहीं था, बल्कि सारे रहस्यों का दरवाज़ा था। रणवीर अंदर गया। उसने बत्तियां जलाई। पूरा कमरा रोशन हो उठा। उस ड्रेसिंग रूम में कोई अलमारी या हैंगर, रैक वगैरह नहीं था। बस कमरे के बीचों बीच एक स्टैंड पर एक दुल्हनों वाला मटमेला सा फुल आस्तीन का वेडिंग गाउन लगा हुआ था। उस गाउन के ऊपर ही एक हेड गियर था, जिसमें बहुत से सूखे सूखे बड़े फूल लगे हुए थे। एक महीन जाली भी जुड़ी हुई थी, जो दुल्हन का चेहरा ढकती थी। और वहाँ एक टेबल पर कांच के बक्से में बेहद संभाल कर रखा एक सूख चुके काले गुलाबों का गुलदस्ता, जिसकी एक एक पंखुड़ी तक सलामत थी। तो सारा सामान मैडम एलेनोर का था। वो भयानक रूप जब भी दिखती इसी पोशाक में, इसी गुलदस्ते के साथ। रणवीर वहाँ खड़ा कुछ सोच रहा था। रणवीर इकलौता शख्स था जो सारे राज जानता था। तो क्या रणवीर के पास ही हर ताले की चाबी है? क्या होगा उसका अगला कदम? क्या सबकी छानबीन करता क्रिश उस तक पहुंच पाएगा? अगले भाग में बहुत से रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।